Hello everyone, Assalamu alaikum. Welcome to our channel Physics with BKS. I am डॉक्टर बाबर, फोर्थ ईयर MBBS स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। और जैसे कि आप सबको पता है कि दिस विल बी वन शॉट वीडियो। तो इसमें एक ही वीडियो में मैं जो है पूरे चैप्टर को, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आ गया, फैराडेज के प्रिंसिपल आ गए, लेंज लॉ आ गया, और उसके साथ साथ सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन आ गई, ये मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगा। थोड़ा बहुत ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट और जनरेटर की जस्ट फार्मूलाज, क्योंकि ट्रांसफार्मर और जनरेटर ऐसे दोनों अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो बड़े टॉपिक्स हैं, तो उनको करने के लिए मज़ीद 1 घंटा चाहिए। तो आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो को जितना कम से कम रखूँ, शॉर्ट रखूँ, ठीक है। तो इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म की एक वन शॉट वीडियो बनाई थी, और वो काफ़ी अच्छी वीडियो है, जिसमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह अच्छे से गिवन हैं और हर चीज़ उसमें कवर की गई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म वाली वीडियो देखें, उसके बाद देन मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती क्या है? फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ EMF ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद सर्किट, ठीक है। ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ EMF, जिसकी वजह से EMF की प्रोडक्शन होती है। अच्छा, किसके बदले में? ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से आपका EMF प्रोड्यूस हो, तो उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, तो बेसिकली ये होता किस तरह से है? तो आप सबको पता है कि ये जो है हमारे पास बार मैग्नेट होता है। इसके नॉर्थ पोल से हमारी फील्ड लाइंस निकलती हैं जो कि टुवर्ड्स साउथ जाती हैं, और मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूस होती हैं। अच्छा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये B के साथ हम इसको जाहिर करते हैं। तो जब ये किसी कॉइल में से गुजरेंगी, ठीक है, तो फ्लक्स, उसको हम नाम देते हैं फ्लक्स का। जैसे कि अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, यहाँ पर एक बार मैग्नेटिक छोटा सा दिखाया हुआ है, और ये जो फील्ड लाइन से ये जब किसी कॉइल में से गुजरेंगी तो इसको हम बोलते हैं फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स का कॉन्सेप्ट अलग है, आपने स्टैटिक्स के अंदर भी पढ़ा है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म के अंदर भी पढ़ा है। ये मैंने मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म वाली वीडियो बताई, वन शॉट वाली, उसमें मैंने डिटेल्ड बताया हुआ है। तो यहाँ पर फ्लक्स वगैरह की और इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। अब देखो, जब मैं इसको मूव करूँगा टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ़्ट, तो जब ये टुवर्ड्स राइट जाएगा तो इसमें से नंबर ऑफ़ लाइंस पास ज़्यादा होंगी, ठीक है। फ्लक्स को बेसिकली सिंपली हम बोलते हैं कि नंबर ऑफ़ लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एरिया से जो नंबर ऑफ़ लाइंस पास करें उसको हम नाम देते हैं फ्लक्स का। तो ये एक कॉइल है, जब हम इसको राइट की तरफ जाएंगे तो इसमें से नंबर ऑफ़ लाइंस ज़्यादा पास करेंगी, जब लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो इसमें नंबर ऑफ़ लाइंस कम पास करेंगी। अब ये नंबर ऑफ़ लाइंस पास ज़्यादा करेंगी, कम करेंगी, इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए हमने नाम दे दिया फ्लक्स। यानी कि अगर इसको मैं राइट की तरफ मूव करूँगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, इसको लेफ़्ट की तरफ करूँगा तो फ्लक्स घटेगा। अच्छा, तो जब ये चेंजेस होंगी, यानी कि किसी भी कॉइल में से फ्लक्स का कम या ज़्यादा होना, तो वो इसमें EMF इंड्यूस करेगा। वो क्या करेगा? इसमें EMF इंड्यूस करेगा। अब ये EMF क्या है, वोल्टेज क्या है, करंट क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो एक दफ़ा दोबारा से डेफिनेशन सुन लें। फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ EMF, ऐसा फिनोमेना जिसमें EMF की प्रोडक्शन हो ऑन अकाउंट ऑफ मतलब कि किसी चीज़ के बदले में। किसके बदले में? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से अगर जो फिनोमेना हो लिंक्ड विद दी सर्किट। अच्छा, ये एक सर्किट या कॉइल है, ठीक है। तो EMF अगर प्रोड्यूस हो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, तो उसको हम नाम देते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ आपने देखा होगा कि कहीं पर लिखा हुआ होता है फाई, ये सिंबल है फाई। ये किसके लिए यूज़ होता है? ये होता है फ्लक्स के लिए। अच्छा, किसी जगह पर ये लिखा हुआ होता है N फाई, ठीक है। N फाई ये बेसिकली आप किसी भी कॉइल के लिए, या अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा हो तो उसके लिए आप लगाते हो, या बेसिकली इसका मतलब ये होता है फ्लक्स लिंक्ड या एसोसिएटेड विद द कॉइल, ठीक है। फाई या N फाई में इससे जितना कोई डिफरेंस नहीं है, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, ठीक है।
एन फाई का मतलब क्या है, फ्लक्स लिंक्ड विद दी कॉइल। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है तो इसमें एक छोटी सी चीज़ और होती है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एनर्जी कन्वर्शन। इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल और आपकी जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है ना, यहाँ पर देखो मोशन परफॉर्म हो रही है टुवर्ड्स राइट टुवर्ड्स लेफ़्ट, और ये कॉइल यहीं पर खड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो मोशन के लिए कौन सी एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, मैकेनिकल। अच्छा, दूसरी ये मैग्नेटिक की एनर्जी है अपनी, मैग्नेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल और मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। यानी कि एनर्जी कन्वर्शन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक एनर्जी इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सही है। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वैसे तो वेरियस एक्सपेरिमेंट्स हैं, लेकिन दो फेमस जो साइंटिस्ट थे, एक था हेनरी और दूसरा है माइकल फेराडे, जिन्होंने बताया कि जो है मैग्नेट की थ्रू हम जो है वो करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज आल्सो नोन एज फेराडेज फर्स्ट लॉ। तो ये लॉ बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जिस तरह से डेफिनेशन थी वैसे ही है कि व्हेन दी फ्लक्स लिंक्ड विद दी क्लोज्ड सर्किट इज चेंज्ड, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन दी कॉइल। यानी कि अगर फ्लक्स जो कि किसी भी सर्किट के साथ या कॉइल के साथ एसोसिएटेड है, उसको अगर आप चेंज करोगे तो उसमें ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगा। वो किस तरह से होगा वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल में बता दिया, ठीक है। फेराडे सेकंड लॉ या सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो ये लॉ क्या कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा गौर से समझना कि जो मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, अब ये तो हम बता रहे हैं कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है कॉइल में, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो है वो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। लेकिन उस ईएमएफ की वैल्यू क्या है, अगर वो उसकी वैल्यू कम है या ज़्यादा है, हमें जितना रिक्वायर्ड ईएमएफ है क्या हमें उतना मिल सकता है, तो ये सारे उसके एप्लीकेशंस हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ फेराडे बेसिकली इसी के बारे में है कि वो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका वैल्यू क्या है या मैग्नीट्यूड कितना है उसका। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। अब देखें यहाँ पे ये एक छोटा सा बार मैग्नेट है, ये कॉइल है, इसको जब हम टुवर्ड्स राइट मूव करते हैं तो इसमें से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंक्रीज़ करती हैं, और नंबर ऑफ फील्ड लाइंस थ्रू एनी सरफेस एरिया इज़ नोन एज फ्लक्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल लाइंस क्रॉस करेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है, तो अगर मैं इसको इसके पास लेके जाऊँगा तो फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। फ्लक्स के इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होगा, अब देखो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या हो रहा था, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। अब फ्लक्स इंक्रीज़ कर रहा है तो ईएमएफ क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। अच्छा, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज़। यहाँ पे देखें इसको मैं पीछे लेके गया हूँ, नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस इसमें से कम गुजर रही हैं, तो फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स हो गया डिक्रीज़। फ्लक्स के डिक्रीज़ होने की वजह से क्या हो गया, ईएमएफ हमारा डिक्रीज़ हो गया। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर देखो फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और चेंज जो है वो पॉजिटिव है। यानी कि पहले इसमें से जब ये दूर था तो नंबर ऑफ़ लाइंस, यहाँ से सपोज करें पहले ये जब दूर था तो इसमें नंबर ऑफ़ लाइंस कम क्रॉस कर रही थी, और जब हम इसको पास लेके आए तो इसमें से नंबर ऑफ़ लाइंस ज़्यादा क्रॉस करने लगी, तो इसमें जो चेंज आया वो क्या आया, पॉजिटिव। और जब हम पहले इसमें से नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस ज़्यादा क्रॉस कर रही थी तो इसमें पॉजिटिव था, इसको दूर लेकर गए तो इसमें से चेंज नेगेटिव आया। यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखी है, चेंज के ऊपर मैंने जो है ना वो एक बॉक्स बनाया है। तो ये किस लिए, एक बात हमेशा याद रखें कि जो आपका ईएमएफ होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस नहीं होता। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका कांस्टेंट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये आपका बार मैग्नेट है, इसको मैं यहीं पर स्टेशनरी रख दूँ और इसमें से ये पूरी लाइनें भले क्रॉस करें, ईएमएफ आपका इंड्यूस नहीं होगा, ज़ीरो होगा। क्यों, ईएमएफ आपका तब इंड्यूस होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जब फ्लक्स की डेल्टा आपके पास प्रेजेंट होगी, यानी कि फ्लक्स की चेंज आपके पास प्रेजेंट होगी,
तो चेंज का मकसद क्या है कि जब आपका फ्लक्स पहले कम हो बाद में ज़्यादा हो जाए, या पहले ज़्यादा हो बाद में कम हो जाए, दैट इज़ नोन एज चेंज। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ही आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। अब देखें ईएमएफ प्रोपोर्शनल है किसके साथ, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ठीक है, प्रोपोर्शनल है किसके साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स जो कि कॉइल के साथ एसोसिएटेड है। अब कॉइल के साथ जो फ्लक्स एसोसिएटेड होता है उसको हम किस तरह से लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं एन फाई के नाम से। अच्छा, चेंज इन फ्लक्स को किस तरह से लिखेंगे, फाई 2 माइनस फाई 1। चेंज को इस तरह से ही लिखा जाता है। ठीक है, तो फाई 2 माइनस फाई 1 यानी कि आपका जो फ्लक्स बाद में, मतलब फ्लक्स जो बाद में आपका इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ और पहले जो आपका फ्लक्स था उसमें से जब आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको चेंज मिलेगा। ठीक है, तो हमने सेकंड लॉ में ये पढ़ा कि ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ। तो फ्लक्स की चेंज आप किस तरह से फाइंड करोगे, फ्लक्स 2 या फाई 2 माइनस फाई 1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है, तो इसको हम, ये क्या है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो इसको हटाकर हम इक्वल देंगे, कोई कांस्टेंट देंगे जिसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, और ई हमारे पास इक्वल हो जाएगी एन फाई अपॉन डेल्टा टी। व्हाट इज़ एन फाई, एन फाई इज़ बेसिकली फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल, और एन को आप नंबर ऑफ टर्न्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फाई आपने पढ़ी है कि फाई किसके इक्वल होता है, बी ए कॉस ऑफ थीटा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किसके इक्वल होता है, बी ए कॉस ऑफ थीटा। और ई हम फाई की जगह पर वैल्यू रखेंगे, जो है फाई की जगह पर वैल्यू रखेंगे बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ई इज इक्वल्स टू, ये एन हमारे पास पहले ही मौजूद है, फाई की जगह पर बी ए कॉस ऑफ थीटा, तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, डेल्टा टी। तो अब देखो, अगर ई मैक्स की आपको वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0, क्योंकि कॉस थीटा का कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है आपके पास, कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है आपके पास 1। तो ये आपके पास ई मैक्स की वैल्यू जो बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, एन बी ए डिवाइडेड बाय टी। तो अगर आपसे इस तरह से सवाल पूछा जाए कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर ईएमएफ एसोसिएटेड विद द कॉइल, या इस तरह से कोई करके एमसीक्यूज आए, तो वो आप किस तरह से कर सकते हो, एन बी ए या बी ए एन भी लिखा हुआ होता है काफ़ी जगहों पर, अपॉन डेल्टा टी। तो ये था सेकेंड लॉ ऑफ फेराडे। तो आपका ईएमएफ जो है वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, देखने में आपको लग रहा होगा कि सिर्फ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर डिपेंड करेगा, लेकिन ये काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपने फार्मूला पढ़ा, बी ए एन कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स, एंगल और टाइम रेट ऑफ चेंजिंग। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। और उसके साथ साथ अगर हम डायरेक्टली लिखें तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लक्स चेंज। तो फ्लक्स चेंज पर भी डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर भी डिपेंड करता है, और उसके साथ साथ कॉस ऑफ थीटा पर भी डिपेंड करता है, डेल्टा टी पर भी डिपेंड करता है। या डेल्टा टी के बदले में या रेट ऑफ चेंज ऑफ के बदले में कभी कभी हम बोलते हैं कि रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। अब ये जो स्टेटमेंट्स है ना, ये आपको जो एमसीक्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स जिसमें नहीं होते, जो कि थ्योरी टाइप होते हैं, तो उसमें आपको ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें जो है वो फंसा देती हैं। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब ट्रिकी करके आ जाता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये तो फार्मूला में कहीं है ही नहीं, और इस तरह से। तो ये मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप याद कर लो कि ईएमएफ इंड्यूस्ड आल्सो डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। अच्छा, रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है कि कॉइल मैग्नेट की तरफ जाए या मैग्नेट कॉइल की तरफ आए, दैट इज़ नोन एज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। बोथ दीज मोशन विल इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, और वो कितना होगा, एक तो फार्मूला ये है आपके पास, दूसरा फार्मूला
ये है, वैल्यूज़ आपको गिवन हो तो आप निकाल सकते हो। अच्छा, तो इसके बाद हमारा है लेंज लॉ। लेंज लॉ बेसिकली क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ उसका डायरेक्शन आपको फाइंड करना है। तो वो कैसा होगा, इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज प्रोड्यूसिंग इट, यानी कि जिस चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ की वजह से जो करंट इंड्यूस हुआ है, जिस चेंज की वजह से हुआ है ना, तो डायरेक्शन उसका वो होगा जो कि उस चेंज के अपोजिट होगा। ठीक है, अभी बोलने में थोड़ा समझ नहीं आता, ये हमेशा समझ आता है एग्जांपल्स के साथ। तो लेंज लॉ पर मेरे लाइव रिकॉर्डेड एमडीकेट की एक वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, जो कि 1 घंटे की है आराम से। तो उसमें जो है ना तकरीबन मैंने हर चीज़ बताई हुई है लेंज लॉ के बारे में, वो डिटेल्ड समझाया हुआ है। ए लेवल के एमसीक्यूज़ भी करवाए हुए हैं किप्स के। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं समराइज़ करके कोशिश करूँगा कि जो आपको चीज़ समझ आए। अच्छा, दूसरी एक चीज़, E इज इक्वल्स टू नेगेटिव इन फाई अपॉन टी, ये वही फार्मूला है जो कि सेकंड लॉ ऑफ फेराडे में हमने यूज़ किया, लेकिन ये वहाँ पर ये मैंने नेगेटिव साइन इसलिए नहीं यूज़ की, वरना मैं मुझे वहाँ पे बताना पड़ता है कि मैं आपको ये आगे बताता हूँ इस तरह से। तो ये बेसिकली जो नेगेटिव साइन है ये इस फार्मूला में होती है, और दिस इज़ फॉर लेंज लॉ। ये नेगेटिव क्या करती है, साइन शो, मतलब ये साइन शो करती है कि आपका जो फ्लक्स है वो फ्लक्स, लेंज लॉ आपको क्या बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस जो आपका हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, वो इस चेंज के अपोजिट होगा। बस इतना याद कर लो कि जिस चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, लेंज लॉ कहता है कि उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा वो इस चेंज के अपोजिट होगा। इतनी सी स्टेटमेंट है, याद करनी है। दूसरी लाइन ये याद करनी है कि ये जो लेंज लॉ है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है। अब मैं आपको आगे एग्जांपल्स देकर बताता हूँ कि ये क्या कहता है। अच्छा, तो ये 2 क्लासिकल एग्जांपल्स हैं जो कि आपको लेंज लॉ में हेल्प करेंगी। अब देखें, सबसे पहले एक चीज़ के नॉर्थ पोल अगर दोनों पास आ जाएं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। अब लेंज लॉ में मैंने आपको क्या कहा कि जो चेंज ईएमएफ इंड्यूस को प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि जो चेंज जिस चेंज की वजह से ईएमएफ पैदा हो रहा था, ये इसी की ऑपोजिशन करेगा। अब देखो, ये मैंने मैग्नेट मूव किया टुवर्ड्स दी कॉइल। अब जैसे मैं मैग्नेट टुवर्ड्स दी कॉइल मूव करूँगा तो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ने की वजह से ईएमएफ भी बढ़ेगा। अब ये आपको पता है, ये अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ है। अब लेंज लॉ क्या बोलता है, लेंज लॉ ये कहता है कि जब ये फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ की वैल्यू बढ़ेगी। अब ईएमएफ इस डायरेक्शन में होगा कि ये इस चेंज को अपोज करे। ठीक है, ये इस चेंज को अपोज करे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा है कि जब किसी भी कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है तो अगर उस कॉइल का करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। अगर किसी कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज हो तो वो नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो ये बन जाएगा नॉर्थ। तो जब ये इसके पास आने की कोशिश करेगा, इसमें से फ्लक्स बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा। ईएमएफ बढ़ने की वजह से लेंज लॉ अपना काम करेगा। वो क्या करेगा, ईएमएफ का ऐसा डायरेक्शन पकड़ेगा जिसकी वजह से ये नॉर्थ बन जाए और ये इसको दूर धकेले। ठीक है, बिकॉज नॉर्थ को रिपेल करेगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कि ये आपका जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट को जब आप इससे दूर कर रहे हो, जब आप इसको दूर कर रहे हो तो क्या हो रहा है कि इसमें से फ्लक्स डिक्रीज़ कर रहा है। फ्लक्स डिक्रीज़ की वजह से ईएमएफ आपका डिक्रीज़ कर रहा है। अब लेंज लॉ ये चाहता है कि ईएमएफ ऐसे डायरेक्शन में हो कि ये जो चेंज है ना ये इसको अपोज करे, यानी कि फ्लक्स डिक्रीज़ कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज़ करे। अब फ्लक्स तब इंक्रीज़ करेगा जब ये यहाँ पर रुका रहे, और ये कब रुका रहेगा, जब यहाँ पर नॉर्थ होगा या साउथ होगा। नॉर्थ होगा तो ये रिपेल कर देगा, साउथ होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। दिस इज़ बेसिक डेफिनेशन। अच्छा, लेंज लॉ को समझने के लिए इनफॉर्मल 2-3 वर्ड्स हैं, जैसे कि सन किल्स फादर। ठीक है, यानी कि जिसने फादर ने इसको पैदा किया सन को, वो फादर को ही मारना चाहता है, क्योंकि ये जिस चेंज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है ये उस चेंज की ये ओपोजिशन कर रहा है। ठीक है, और दूसरा ये मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि नाउ डेज़ आप सबको पता है रिलेशनशिप, ये वो सारी चीज़ें, तो ये भी जो है ना एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की तरह है।
जब ये इसके पास आता है तो इसको ये पास आने नहीं देता, ये नॉर्थ बन जाता है। जब ये इसके करीब आता है तो ये नॉर्थ बन जाता है, इसलिए उसको बोलता है ये दूर हट। और जब ये दूर जाने की कोशिश करता है तो ये बोलता है कि दूर मत जा, ये साउथ बन जाता है। ठीक है, तो दिस सम काइंड ऑफ स्ट्रेंज। तो आपने किसी भी तरीके से इसको याद कर लेना है सन किल्स फादर से। लेकिन ये आपको चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी कि ये टॉक्सिक रिलेशन की तरह है या सन किल्स फादर है। आपने इसकी डेफिनेशन याद करनी है अच्छे से, और इसके अच्छे MCQs जो है वो आपने सॉल्व करने। अच्छा, एक मैं आपको और MCQs का बता दूं कि अगर कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ये आपका क्या है, कॉइल, और यहाँ से ये मैग्नेट जो है ये नॉर्थ ये साउथ, और ये दूसरी कॉइल है ये नॉर्थ ये साउथ। अब सबसे पहले आप सोचो कि इसमें और इसमें डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF का डायरेक्शन क्या होगा। याद कर लो, हमेशा डायरेक्शन वही होगा जो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग होगा। अब देखो, जब ये इसके फ्रीली फॉलिंग बॉडी, मतलब कि बॉडी को हमने इस मैग्नेट को छोड़ दिया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। अब ये डायरेक्टली नीचे आ रहा है, तो इसके ऑप्शंस क्या हैं, एक्सीलरेशन ग्रेविटी के बराबर, लेस देन ग्रेविटी, ग्रेटर देन ग्रेविटी, या नन ऑफ दिस। दोनों के लिए ऑप्शन सेम है। ठीक है, अब देखो, ये जब इसके पास आएगा ना, तो मैंने क्या आपको बताया, इसमें से नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगी। क्या हुआ, फ्लक्स बढ़ा तो EMF बढ़ा तो लेंज लॉ अपना काम क्या करेगा, लेंज लॉ बोलेगा कि भाई मुझे इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाना है कि फ्लक्स कम हो जाए, यानी कि ये जो चेंज है ये कम हो जाए। तो फ्लक्स को घटाने के लिए ये कौन से डायरेक्शन में करंट को मतलब कि मूव करवाएगा, ये करंट को मूव करवाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज में मूव करवाएगा तभी जो है ये नॉर्थ शो करेगा। अब ये नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे स्लो डाउन होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा स्लो होगा, और ये इसमें से क्रॉस कर जाएगा। अब मज़े वाली चीज़ देखना, ये इसमें से क्रॉस कर जाएगा, अब ये हट गया। अब जैसे ये क्रॉस किया इसने, तो ये नॉर्थ और ये साउथ, तो अब इसमें से क्या हो रहा है, इसमें से फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है, इसमें से फ्लक्स डिक्रीज़ हो रहा है। अब अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ EMF क्या होगा, डिक्रीज। अब लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या करना है कि फ्लक्स को बढ़ाना है, और फ्लक्स बढ़ेगा कब, जब यहाँ पर साउथ आ जाए। ठीक है, साउथ आ जाएगा तभी तो इसको पकड़ के रखेगा कि भाई दूर मत जा। ठीक है, तो ये साउथ आ जाएगा यहाँ पे, साउथ पोल, यानी कि करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी, CW, क्लॉकवाइज। तो इसकी वजह से अब देखो सवाल क्या पूछा गया है कि एक्सीलरेशन ग्रेविटी के बराबर होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी। तो ये देखो 2 मरतबा ये स्लो हुआ है, जब स्लो हुआ है तो बराबर कैसे होगी, ये लेस देन ग्रेविटी होगी। तो ये कॉन्सेप्चुअल और ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, जब फिज़िक्स को इस तरह से पढ़ोगे ना तो आपको सालों साल याद रहेगी। रट्टे मारोगे, फार्मूलाज को अपने हिसाब से करोगे, कुछ मतलब किसी चीज़ में से कोई और चीज़ निकाल लोगे तो फिर यही होगा। अब देखो मेरा 4th ईयर चल रहा है, तब भी ये चीज़ें जो है मेरे जहन में है कि ये इसको किस तरह से करना है और बाकी चीज़। अच्छा, दूसरी, ये जो मैंने दूसरा सवाल लिखा, जब ये इसमें से पास करेगा तो इसका आंसर ही एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू ग्रेविटी। याद कर लो, उस कॉइल में हमेशा कभी भी जो है आपका EMF इंड्यूस नहीं होगा जो कि कॉइल टूटी हुई हो, यानी कि सर्किट अपना क्लोज ना हो। करंट के फ्लो करने के लिए सर्किट का क्लोज होना लाजमी है। ठीक है, तो दिस इज़ लेंज लॉ। अच्छा, उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है सेल्फ इंडक्शन का। तो मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊं कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसमें बार मैग्नेट को एक कॉइल के नज़दीक लाया गया। तो यहाँ पर उस कॉइल को हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर के साथ जो है अटैच किया। गैल्वेनोमीटर स्मॉल चेंजेस अगर होती हैं, करंट प्रोड्यूस होता है तो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो जब इस बार मैग्नेट को इसकी तरफ लाया गया तो इसने एक डायरेक्शन में मूव किया, सपोज करो राइट में किया, और जब इसको दूर ले जाया गया तो इसने लेफ़्ट की तरफ
डिफ्लेक्शन दिखाए। तो इसमें से हमें पता चला कि इस कॉइल के अंदर इस मैग्नेट के नज़दीक लाने की वजह से कुछ ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हुआ है, जो कि हमें इस गैल्वेनोमीटर की हेल्प से पता चल रहा है। ठीक है, तो जब इसकी डेफिनेशन क्या है कि सेल्फ इंडक्शन इज़ दी सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर और कॉइल which enables to induce an EMF due to change of current in the same coil। यानी कि किसी भी सेम कॉइल की वजह से, अच्छा ये अब हो क्यों रहा है, अब इस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से इस कॉइल में से फ्लक्स चेंज हो रहा है, और फ्लक्स के चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि इसी कॉइल के अंदर जो है अपना EMF इंड्यूस हो रहा है। तो जब सेम कॉइल के अंदर सेम कॉइल के अंदर फ्लक्स के चेंज होने की वजह से EMF इंड्यूस हो, तो उसको हम नाम देते हैं क्या, सेल्फ इंडक्शन का। ठीक है, जब सेम कॉइल के अंदर EMF इंड्यूस हो उसमें चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से, तो उसको हम नाम देते हैं सेल्फ इंडक्शन। अच्छा, इसके बराबर मैं एक दूसरी में कॉइल बना दूं जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स मैंने ज़्यादा रखे, और इस तरह से करके, अच्छा अब इसको मैं किसी बैटरी के साथ अटैच करता हूँ और मैं इसकी करंट को बढ़ा रहा हूँ, और इसको मैंने नाम दे दिया क्या, प्राइमरी, और इसको मैंने नाम दे दिया सेकेंडरी। ठीक है, एक को मैंने नाम दे दिया प्राइमरी, दूसरे को मैंने नाम दे दिया सेकेंडरी। नंबर ऑफ टर्न्स किस में ज़्यादा होंगे कम होंगे, फिलहाल उसको छोड़ दो। प्राइमरी में मैंने करंट की वैल्यू को बढ़ाया, अब इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है। करंट की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आती हैं, करंट की वजह से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आती हैं। अगर आपको ये चीज़ें दिमाग में नहीं जा रही तो इससे पहले मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वन शॉट वीडियो देख लो, उसके बाद ही आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। तो इसकी वजह से इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, इसमें फ्लक्स बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो, इसमें करंट की वैल्यू बढ़ रही है, करंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसमें जो है अपना फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है। फ्लक्स इंड्यूस की वजह से यहाँ पर जो है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो हो रही है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसमें से जो फ्लक्स क्रॉस कर रहा है वो भी बढ़ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इस करंट को डिक्रीज़ करूँ तो इसमें से फ्लक्स कम होगा, तो फ्लक्स के कम या ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, EMF इंड्यूस होगा। अब यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही थी और यहाँ पर भी यही चीज़ हो रही है, तो दोनों में फ़र्क क्या है, अगर ये सेम कॉइल के अंदर हो तो उसका नाम है सेल्फ इंडक्शन, दूसरी कॉइल के अंदर हो तो उसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन यानी कि एक कॉइल की वजह से दूसरी कॉइल में चेंज आया, उसको हम नाम देते हैं क्या, म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, इसके छोटे से फार्मूलाज हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या है कि EMF आपका जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन करंट के साथ। आपका करंट चेंज होगा तो करंट चेंज की वजह से क्या हुआ कि आपका EMF इंड्यूस हो रहा था विद इन दी सेम कॉइल। तो अगर सेम कॉइल में करंट के चेंज होने की वजह से, ठीक है, जैसे पहले क्या हो रहा था, पहले हो रहा था मैग्नेट की वजह से, अब हमने क्या किया कि करंट को इंक्रीज़ किया। करंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने की वजह से विद इन दी सेम कॉइल EMF इंड्यूस हुआ। पहले तो मैग्नेट की वजह से कर रहे थे, अब करंट की वजह से कर रहे हैं। करंट की वजह से इंड्यूस हुआ EMF, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन, अगर विद इन दी सेम कॉइल होता है। और प्राइमरी कॉइल में अगर करंट के चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस हो तो इसको हम नाम देते हैं क्या, म्यूचुअल इंडक्शन। तो फार्मूला क्या है, E इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। I इज़ बेसिकली करंट, ठीक है। तो यहाँ पर इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हम L कांस्टेंट देंगे जो कि कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, इसको हम नाम देते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L के नाम से। और ये I आपका करंट और अपॉन T, ठीक है। और उससे थोड़ी देर पहले आपने फार्मूला पढ़ा E इज इक्वल्स टू एन फाई अपॉन टी, ठीक है। ये नेगेटिव वाले हटा दो क्योंकि ये डायरेक्शन के लिए एन फाई अपॉन टी। अब एन फाई क्या है, अपॉन टी, ये सेकंड लॉ ऑफ फेराडे सेकंड लॉ है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन मिली एन फाई इज इक्वल्स टू एल आई, ठीक है। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का जो है यूनिट क्या है, इसका यूनिट जो है वो है हेनरी।
हेनरी क्या होता है कि जब आपका 1 एम्पियर पर सेकेंड, 1 एम्पियर पर सेकेंड मतलब कि इसकी जो डेफिनेशन है एग्जैक्ट वो ये है कि सेल्फ इंडक्टेंस आप 1 हेनरी तब बोलोगे जब करंट चेंज हो कौन से रेट पे, 1 एम्पियर पर सेकेंड पे चेंज हो, जिसकी वजह से 1 वोल्ट प्रोड्यूस हो। क्या हो? 1 वोल्ट प्रोड्यूस हो। इसको अगर डेफिनेशन को मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, मैं आपको ऐसे वर्बली बता देता हूँ कि तो इसको अगर मैं डिफाइन करूँ कि 1 हेनरी इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इन विच करंट चेंजिंग एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड टू प्रोड्यूस 1 वोल्ट, दैट इज नोन एज 1 हेनरी। यानी कि 1 हेनरी अब तब बोलोगे जबकि करंट चेंज हो रहा हो 1 एम्पियर पर सेकेंड के साथ जो कि प्रोड्यूस करे 1 वोल्ट, तो आप नाम दोगे क्या? हेनरी। अच्छा, दूसरा एक छोटा सा सवाल आपके पास आता है कभी कभी कि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फार्मूला बताएं। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 Li स्क्वायर, 1/2 Li स्क्वायर। इसको याद कर लें। L इज़ बेसिकली सेल्फ इंडक्टेंस और I जो है वो करंट है और E इज़ फॉर एनर्जी। तो ये आपको वैल्यू देकर कभी कभी पूछा जाता है। ये नॉर्मली मेरे ख्याल से बुक के अंदर ये लिखी हुई है चीज़। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए कौन सा फार्मूला होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमने पढ़ा कि ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ सेकेंडरी कॉइल में E2 दैट इज इक्वल्स टू MI1 यानी कि करंट इन प्राइमरी विल लीड प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल अपॉन T। अब M क्या है? M इज़ बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट। म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट है। पहले हमने पढ़ा कि N phi अपॉन T, अब वही हमने सेम लिखा, टाइम में कैंसिल हो गया। MI इज इक्वल्स टू N phi, ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी। M का भी यूनिट जो है हेनरी है। अच्छा, अब आपके पास जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स कौन से हैं कि एरिया ऑफ द कॉइल ये उस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है, और तीसरा जो है परमेबिलिटी ऑफ द कोर, जो कि कॉइल का कोर है, अगर उसमें हम कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो ये इन तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है। अच्छा, M किस चीज़ पर डिपेंड करती है? ये नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स पर भी डिपेंड करती है। इसको मैं आपको सिंपल समझाऊँ कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल होता कैसे है। अब देखो, ये 2 कॉइल्स हैं, इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसमें फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें भी फ्लक्स चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं इनको दूर कर दूंगा तो इसमें से जो लाइंस क्रॉस कर रही हैं वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगी। तो डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स जितना कम होगा उतना M की वैल्यू बढ़ेगी। M की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका EMF बढ़ेगा। ठीक है। ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कॉइल, अब एक कॉइल किसी और मटेरियल से बनी हुई है, दूसरी किसी और मटेरियल से, तो या शेप दोनों की अलग अलग हैं, तो इस पर भी ये डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़, मटेरियल ऑफ द कॉइल पर भी ये जो है ना डिपेंड करती है। मटेरियल याद कर लेना, मटेरियल ऑफ द कॉइल या मटेरियल ऑफ द कोर। अच्छा, एंगल बिटवीन एक्सेस ऑफ द कॉइल, अब इसमें एक सिर्फ ये पॉइंट है एक्सप्लेन करने जैसी। यहाँ पर देखो मैंने एक कॉइल बनाई है और एक्सेस, एंगल बिटवीन एक्सेस ऑफ द कॉइल, दूसरी कॉइल जो है, अब ये पहली कॉइल तो इस तरह से पड़ी हुई है, दूसरी जो कॉइल है ना वो इस तरह से टेढ़ी पड़ी हुई है। तो इसमें से मैंने जो एक्सेस क्रॉस करवाई वो सीधी नहीं जा रही, यानी कि दोनों में से सेंटर में से क्रॉस नहीं कर रही, कोई ना कोई उस एक्सेस के साथ एंगल बन रहा है। तो ये उस एंगल पर भी डिपेंड करती है। एंगल को आप कम ज़्यादा कर दोगे तो M की वैल्यू डिस्टर्ब होगी, और M की वैल्यू अफेक्ट होगी तो आपका जो EMF है वो अफेक्ट होगा। अच्छा, दूसरा आपके पास होता है मोशनल EMF। मोशनल EMF बेसिकली क्या होता है कि E इज इक्वल्स टू VBL साइन ऑफ थीटा। अब ये मैं इसकी डेरिवेशन में नहीं जा रहा। EMF जो है ये मोशनल EMF, किसी भी कंडक्टर को आप मूव करवाओ अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड तो ये डिपेंड करता है उसकी वेलोसिटी पे, मैग्नेटिक फील्ड पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे और एंगल पे। ठीक है। साइन थीटा इज़ बेसिकली एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है और ये इस तरह से पड़ा हुआ है तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, मोशनल EMF की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और वो क्या होती है? VBL। तो VBL के लिए कौन सा एंगल होना चाहिए? साइन 90 डिग्री। ये बेसिक फार्मूलाज हैं, बेसिक चीज़ें जो आपको आनी चाहिए। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि मैं आपको दोबारा से बताऊं। अच्छा, जनरेटर के लिए जो EMF प्रोड्यूस होता है उसका क्या वैल्यू होता है? N ओमेगा A B साइन ऑफ थीटा।
थीटा को आप ओपन करके लिखोगे तो क्या बनेगा, एन ओमेगा ए बी साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी की वैल्यू अगर 90 होगी तो ये क्या बनेगा, ईएमएफ मैक्सिमम जो जनरेटर का होगा वो क्या बनेगा, एन ओमेगा ए बी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। पहले ही मैंने आपको बताया कि ट्रांसफार्मर और जनरेटर का टॉपिक काफ़ी बड़ा है, जो कि अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई इसमें मैंने इतनी कोई प्रैक्टिस आपको नहीं पढ़वाई, जस्ट सुपरफिशियल और थोड़ा बहुत ट्रिकी जो है चीज़ें मैंने आपको बताई। अच्छे से इसको रीड करो, और अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल ही बेसिक लगी है तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जो इससे आगे अगर आप चाहते हो कि मैं इसको और डिटेल में समझाऊं और आपके कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और डू विज़िट जो मैंने पहले वन शॉट की वीडियोस बनाई हुई हैं वो आप लाजमी देखें, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।